मैं तो मेड की मरम्मत करवा रहा था सरपंच जी, देखिए क्या निकला है। हे भगवान, तुम दोनों बगल से धीरे खोदना शुरू करो, हम पुलिस को खबर करते हैं। निरंजन देखो। अरे भाई धीरे से। साहब लाश एक औरत की है, हमने खुदवा कर बाहर निकाली है। चेहरा इतना बिगाड़ दिया, कोई क्या पहचानेगा। जवान लड़की लगती है साहब। भजन, तुम्हारे खेत में क्यों गाड़ दिया गया इसे? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब पिछले 5 दिनों से पूरा मंत्रीपुर पानी में डूबा हुआ है, सारे काम धाम बंद थे। अब ऐसी बारिश में इसे कौन हमारे खेत में गाड़ गया साहब, हमें क्या पता। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। ये जमीन किसकी? सर जीवन राम भुइया। कैसा हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में जीवन राम अपने खेत पर आया हो? नहीं साहब, जीवन राम तो यहाँ कभी दिखता ही नहीं है। उसकी ये जमीन खेती के लायक नहीं है ना साहब, कुछ उगता ही नहीं है इसमें। काम पे गए। फोन लगा उनको। फोन तो नहीं रखते। कहाँ काम करते हैं? जहाँ मिल जाए, मतलब एक ठिकाना नहीं होता है। और बारिश के बाद तो आज पहली बार काम पे गए माँ बाबू जी। दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं? जी। और तुम? हम तो बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं। वैसे बात क्या है? तुम्हारे पिताजी जीवन राम और भजन तिवारी, इन दोनों के जमीन के बीच की मेड़ के नीचे एक लाश मिली है, लड़की की लाश। लाश? अपने पिताजी तक तुरंत खबर पहुंचाओ, वो लोग थाने में आके रिपोर्ट करें। ये है वो लड़की, चेहरा बिगाड़ दिया गया है। वैसे मैडम, बाबूजी ज्यादा जाते नहीं उस जमीन पे क्योंकि वो बेकार है, छोटा सा टुकड़ा है खाली। और प्रकाश तुम भी कभी नहीं जाते वहाँ? अभी तो आपको कहा कि हम बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं, महीने में 2-3 दिन के लिए खाली घर आते हैं, वो भी सुस्ताने के लिए। तुम लोगों ने कभी उस जमीन को बेचने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो कर रहे हैं पर खरीदेगा कौन? मतलब बेकार जमीन है ना। भजन भैया खरीद सकते हैं क्योंकि उनके खेत से लगी हुई है, पर वो भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? दाम गिरने का? नहीं, हमारी हिम्मत टूटने का, ताकि हम लोग जमीन ऐसे ही छोड़ दें और वो मुफ्त में कब्जा कर लें। बहुत ही चालाक आदमी है भजन तिवारी। कम से कम 96 से 120 घंटे हो चुके हैं मर्डर को। गला दबाकर मारा गया, फिर चेहरा बिगाड़ा गया किसी भारी चीज से। मतलब 9 या 10 सितंबर को? बिल्कुल। क्राइम सीन से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे इसका चेहरा बिगाड़ा गया। हालांकि बारिश बहुत हुई थी, हो सकता है खून के निशान धुल गए। डॉक्टर, एज क्या होगी विक्टिम की? 20 से 25 के बीच। बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई गोदना, बर्थमार्क या कोई एक्सीडेंट के निशान? नो इंस्पेक्टर। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मंत्रीपुर से इस एज ग्रुप में या इसके डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती हमें कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली है। सरपंच जी, मंत्रीपुर की इतनी भी ज्यादा आबादी नहीं है कि किसी घर से एक जवान लड़की गायब हो जाए, किसी को पता ही ना चले। बात तो आप सही कह रही है मैडम, लेकिन वैसे गायब हुई होती तो शिकायत तो जरूर दर्ज होती ना। जरूरी नहीं है। 20 से 25 साल की लड़की, हो सकता है घर वाले इस बात को घर से बाहर ही ना लाने देना चाहते हो सकता है आपसी रंजिश को और शिकायत को ये पूरा परिवार दुनिया के सामने लाना ही ना चाहता हो। हम पूरे गांव में पता करवाते हैं मैडम। चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया लालू। अगर कोई इस लड़की को जानता भी होगा तो भी यही कहेगा कि पहचान में नहीं आ रहा। जी मालिक, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की मंत्रीपुर की ना हो, मंत्रीपुर में किसी के घर आई हो, कुछ लफड़ा हो। हम ये भी पता करते हैं कि किसके घर कौन आया था। ठीक है, पता कर सारे गांव में। वैसे हम सरपंच से भी पूछताछ करवा रहे हैं, लेकिन तू अलग से पता कर। जी समझ गए। लालू, ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे गांव की और यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। आसपास के गांव में भी पता कर, लेकिन चुपचाप, अपने खबरी स्टाइल में। लेकिन हम लोग तो उस जमीन पर लंबे अरसे से गए ही नहीं है। हम गए पुलिस वालों को, पर फिर भी वो कहे कि बापू को एक बार थाने भेज दो। हम एक बार हो आइए। अरे जब हम कुछ किए ही नहीं है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम क्यों जाए पुलिस थाने? अरे पर आप नहीं जाएंगे। सरपंच जी, गांव के एक एक घर में पता किए, सारे लोग तो ना ही कह रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की हमारे मंत्रीपुर की नहीं है, उसे यहाँ लाकर गाड़ दिया होगा, किसी ने बारिश का फायदा उठाया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी, ऐसा ही हुआ होगा। जिले के दूसरे गांवों से कोई मिसिंग कंप्लेन? अभी तक तो नहीं सर। 5 दिन हो गए हैं कत्ल हुए।
लेकिन अभी तक जिले के किसी भी गांव से कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं। हो सकता है घर वालों ने जानबूझकर कंप्लेन ना लिखवाई हो। सर आसपास के लगभग सभी गांव में पोस्टर लग चुके हैं। लालू खबरी और उसके लड़के गांव-गांव घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लड़की के कपड़ों से कोई उसे पहचान ले, कंप्लेन हो या ना हो। काप तो तुम ऐसे रहे हो जीवन राम जैसे कि तुम कुछ जानते हो। ना ना मैडम जी, हम उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते। बिना चेहरा देखे ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम उस लड़की को नहीं जानते? मतलब मैडम जी, हमको नहीं पता कि लाश को किसने मेड़ के नीचे गाड़ा है। जीवन राम, तुम्हारी ही जमीन की मेड़ के नीचे क्यों? जहाँ गाड़ा गया था वो तो बीच का हिस्सा है। वो मेड़ भी भजन भाई ने बनवाई थी। हमारी तो औकात ही नहीं है ये मेड़ वेड़ बनवाने की, और ना ही हमको जरूरत है, क्योंकि हमको कुछ मिलता नहीं है वहां से। मेड़ भजन तिवारी ने बनवाई, तो क्या मेड़ के नीचे लाश भी भजन तिवारी ने गाड़ी? ये कहना चाहते हो तुम? ना 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 मैडम जी, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमको कुछ मालूम ही नहीं। वो छोटे आदमी कलेजा बैठ गया है ये सुन के कि इतना भयानक कांड हुआ है। ये कांड ना भजन तिवारी का है ना जीवन राम भुइयां का। लालू कत्ल किसने किया है, क्यों किया है तो दूर की बात है, अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि ये लड़की कौन है। मंत्रीपुर के इर्द गिर्द 30 गांव हैं। 30 गांव छानने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, और अभी तक तो किसी लड़की के गायब होने की खबर नहीं मिली। लेकिन सर हमको पूरा डाउट है कि ये लड़की मंत्रीपुर के बाहर से लाई गई। सब इंस्पेक्टर जायसवाल, मंत्रीपुर पुलिस स्टेशन। जायसवाल, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, पूर्वितपुरा थाने से। जी बोलिए। 14 सितंबर को जिस लड़की की आपको लाश मिली मंत्रीपुर में, वो यहाँ पूर्वितपुरा की हिना खान की हो सकती है। लाश की फोटो और पोस्टर हमें आपके थाने से मिले थे। फोटो किसने पहचानी? हिना के माँ बाप ने, वो इस समय मेरे सामने बैठे हैं। प्रणाम विमला दीदी। अरे प्रणाम वरुण, कैसे हो? बस सब ठीक। अरे दीदी, आदि को मैं स्कूल छोड़ दूं? हाँ हाँ अम्मा, हमें वरुण भैया के बाइक पर जाना है। आ जा। चलो अच्छा बात तुम मिल गए, हमें भी मार्केट जाने का टाइम मिल गया। संभल के जाना। हमारी हिना मंत्रीपुर कैसे पहुंची? ये हम कैसे बता सकते हैं बरकत जी? आपने भी तो हिना कैसे गायब हुई, कहाँ जा सकती है, कुछ भी तो नहीं बताया हमें। साहब हमें मालूम होता तो तब का तब बता देते जब शिकायत दर्ज कराने आए थे। हिना इन्हीं कपड़ों में घर से निकली थी? नहीं, लेकिन ये हिना ही है। अम्मी है, पहचानते हैं। 7 सितंबर को है ना सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली, यहाँ मंत्रीपुर कैसे आई पता नहीं। अब्बू, हम कॉलेज जा रहे हैं। संभल के जाना है ना। अम्मी, हम कॉलेज जा रहे हैं। लाश हमें 14 सितंबर को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 9 या 10 सितंबर को हुआ। साहब हिना एक दिन के लिए भी अकेले बाहर नहीं रही थी। सर हिना का फोन स्विच ऑफ था, मैंने लोकेशन ट्रैक किया था। पूर्वितपुरा में हिना का फोन स्विच ऑफ हुआ था। आपका या हिना का मंत्रीपुर से कोई वास्ता, कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर दुश्मन? नहीं साहब। सर हिना के फोन रिकॉर्ड से भी मंत्रीपुर से कोई कनेक्शन नहीं निकलता। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा साहब कि हमारी हिना इतनी दूर मंत्रीपुर आती क्यों। शायद हिना यहाँ किसी के साथ पहुंची, या फिर शायद किसी के साथ कहीं और गई और वो उसे यहाँ मंत्रीपुर ले आया और यहाँ कर मार दिया, या फिर हिना को कहीं और मार दिया और हिना की लाश को यहाँ लाकर गाड़ दिया। पर क्यों साहब, क्यों? या अल्लाह, झूठ बोल रही हैं आप। ये किस तरह की घिनौनी बातें कर रही हैं? आबिदा के सब मिसिंग केस नहीं है, मर्डर केस है। पर मैडम, हमसे कुछ नया तो नहीं पता चलेगा आपको? और हिना के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हम शॉक में हैं, लेकिन हमें अपना भी देखना पड़ेगा, घर पर जवाब देना पड़ेगा। आरज़ू, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के हत्यारों को पकड़वाना नहीं चाहोगी? क्यों नहीं मैडम,
लेकिन हमें और नगमा को अब तक ये बात रास नहीं आ रही है कि हिना ऐसे बिना बताए घर से कहीं चली गई है। अगवा किया होगा किसी ने हमारी हिना को, फिर उसे खराब करके मार डाला और गाड़ दिया उसे। बरकत जी, ऐसा हुआ होना मुश्किल है। लाश के ऊपर कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं थे और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया। बेहोश करके की होगी जबरदस्ती। और ये जो संबंध वंबंध की बात कर रहे हैं ना आप, हमारी हिना ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, अच्छा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। और हिना के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 7 सितंबर को उसका फोन पूर्वितपुरा में स्विच ऑफ हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में थी। पूरी संभावना है कि ये कत्ल उस रिश्ते से जुड़ा हुआ। सर, बरकत और आबिदा के डीएनए सैंपल्स लैब भेज दिए गए हैं। लाश के डीएनए के साथ मैच किए जाएंगे। डीएनए रिपोर्ट आने तक हिना की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, हिना की फ्रेंड्स नगमा और आरजू हमारे सवालों से काफी टेंशन में आ गई थी। पता नहीं आरजू, हमें ये दोबारा क्यों बुला रहे हैं? क्या कर सकते हैं नगमा, हमें जाना तो पड़ेगा ही। ये हिना भी क्या कर बैठी यार। सिंह, कल्पना, नगमा और आरजू की दोबारा क्वेश्चनिंग करो। अभिषेक, हिना के कॉलेज में पता करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना का किसी के साथ अफेयर हो और इस बारे में किसी को कुछ पता ना हो। राइट सर। वैसे मुझे लगता है हिना के पेरेंट्स आबिदा और बरकत को जरूर कुछ पता है जो हमसे छुपा रहे हैं। सरपंच जी, कहीं हमारे गांव को बदनाम करने के लिए जानबूझकर यहाँ लाश तो नहीं फेंकी गई ना? वो भी चुन चुन कर हमारे ही खेत में। अरे भाई, ये बदनामी नामे का चक्कर छोड़ो। अब ये सोचो कि पुलिस वालों की मदद कैसे की जाए। एक जवान लड़की की जान गई है। पुलिस बता रही थी कि ये लड़की हिना, इसका ताल्लुक हमारे गांव से है। हो सकता है वो लड़का जिसके साथ इसका चक्कर हो हमारे गांव का। सरपंच जी, अगर चक्कर होता ना तो वो लड़की किसी लड़के के साथ किसी ना किसी को गांव में दिखती तो हमारी निगाह पूरे गांव पे रहती है। और हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा अपने गांव में। हमें तो लगता है कि हमारे गांव का इस्तेमाल हुआ है इस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। नगमा, हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना ने तुम्हें कभी भी कुछ ना बताया हो। नहीं बताया सर, सच में कुछ नहीं बताया। बहुत ही भयंकर तरीके से मारी गई तुम्हारी सहेली हिना। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रिश्ते में वो थी वो इतना खतरनाक हो सकता है। हम फिर कह रहे हैं और यही कहते रहेंगे कि हमें कुछ बताया नहीं कभी हिना ने। हिना बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, एक लेक्चर बंक नहीं करती थी, एक भी नहीं। तो कहाँ से कोई बॉयफ्रेंड बनाती। और अगर हिना ने हमें बताया होता ना मैडम, तो हम उसको जरूर रोकते। किस चीज से रोकते आरजू? किसी के साथ भागने से? जी हाँ। कौन था वो? हो सकता है उसी ने हिना को मारा हो। देखिए इंस्पेक्टर, हमने हमारे एक एक प्रोफेसर से प्राइवेटली बात की है, मगर कुछ पता नहीं चला। और फिर पूर्वेतपुरा थाने वालों ने सभी प्रोफेसर से पहले ही बात कर ली थी। इन्हें किसी स्टूडेंट के प्राइवेट अफेयर से कोई लेना देना नहीं रहता है। देखिए, तब अफेयर का केस था, मिसिंग का केस, और अब कत्ल का केस है। ये और सीरियस हो चुका है और हमें इसकी जड़ किसी बॉयफ्रेंड में नजर आ रही है जो आपका स्टूडेंट हो सकता है 99%। पर मैं आपको 100% बता सकता हूँ, हम या हमारा ये कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। पर शायद आप कॉलेज का नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा। ये आपके शक की सोच बोल रही है। अगर जेन्युइनली किसी को कुछ पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे? और फिर ये मनगढ़ंत बॉयफ्रेंड की बातें कोई क्यों करे? ऐसा करने से किसका फायदा? जुबेर बेग, इस वक्त बस यही एक नाम आ रहा है ध्यान में। ये जुबेर बेग कौन है? लेकिन सर हम श्योर नहीं हैं। मयंक राय। हिना के तरफ से कुछ था या नहीं ये कभी पता नहीं चला, लेकिन मयंक उसको काफी पसंद करता था। हम 12वीं क्लास तक दयानंद हाई स्कूल में थे। जुबेर भाई भी हमारा क्लासमेट था और वो हिना को लाइक भी करता था। और हिना ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि जुबेर ने हिना को प्रपोज तो किया था। मयंक हमारा सीनियर था। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वो थर्ड ईयर में था। अभी गया में वो मास्टर्स कर रहा है, ऐसा हमको पता चला। आरजू, ये मयंक का इंटरेस्ट एक तरफा था या फिर हिना भी लाइक करती थी उसे? कभी शो तो नहीं किया हिना ने, पर हाँ मयंक उससे कई बार मिलने आया करता था। लास्ट कब मिला था? हमारे सामने तो पिछले साल।
पुलिस का कोई भेदी सारे मोहल्ले में पूछता फिर रहा है हमारी हिना के बारे में। ऐसा क्या है जो उसे पता चल जाएगा और हमें नहीं मालूम? पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था, ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता चली? या तो कुछ ऐसा था ही नहीं, या हमारी लड़की इतनी माहिर थी कि ये राज छिपा गई। पर अब तो वो जिंदा ही नहीं है, तो क्या कहें? हिना के 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में जुबेर बेग या मयंक राय शो नहीं होते, तो और 6 महीने पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकलो। जरूरत पड़े तो पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड्स निकलो। सर, जुबेर और मयंक दोनों लड़कों के बारे में हिना की सहेलियां आरजू और नगमा से पता तो चला है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में किसी को कुछ भी नहीं पता। लालू खबरी की क्या रिपोर्ट है? सर, पूरा मोहल्ला एक ही आवाज में बोल रहा है, हिना घर से भाग ही नहीं सकती। बरकत भाई की बेटी हिना जब छोटी सी थी तो हर इतवार को हमारे यहाँ गोश्त लेने के लिए आती थी, और हम भी चुन चुन करके उसके लिए अच्छी अच्छी बोटियाँ रखते थे। ये हिना घर से भाग सकती थी क्या? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में जाकर के पता कर लो, अगर कोई भी ये कह दे कि हिना का चाल चलन ठीक नहीं था तो हमें अपनी परख पर से भरोसा उठ जाएगा। 10वीं में 80% से ऊपर, 12वीं में 70% से ऊपर, इंटरनल एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन मिला, अटेंडेंस 100%। स्कूल और लड़कियों को प्रेम नहीं होता विषय? ये सब करने के लिए टाइम कहाँ था हिना के पास? टाइम खराब था लड़की का, उसकी प्रेम कहानी में नफरत भरा ट्विस्ट आ गया और मारी गई हिना। जुबेर बेग और मयंक राय पे क्या प्रोग्रेस है? हिना? कौन हिना सर? हिना खान, पूर्वितपुरा से, जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ तू बड़ा हुआ, जहाँ तू क्लास 1 से 12वीं तक हिना के साथ पढ़ा। दयानंद। ओके, पर हिना है कहाँ? सर, ये तो उन्हें नहीं पता। हिना ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो सही सलामत है, वो लोग फिक्र ना करें। पर हिना ने फोन कहाँ से किया? कुछ बोली वो? शादी वादी कर लिया उसने? लड़का कौन है? सर, बरकत खान का कहना है और कुछ नहीं बोली हिना। ये बरकत गेम खेल रहा है, जरूर कोई झोल है। सिंह, बरकत को अपने थाने बुलाओ, मैं पूर्वीपुरा के लिए अभी निकल रहा हूँ। सब बरकत और आबिदा भी समझ गए होंगे कि हम हार नहीं मानेंगे, इसीलिए अब वो हिना के जिंदा होने की कहानी बना रहे हैं। पहले पता करते हैं कि अगर हिना ने वाकई में फोन किया तो कहां से किया, और क्या वो हिना ही थी? साहब, आपको हिना के जिंदा होने का झटका लगा है और यहाँ गांव में झटके बरसे हैं। मतलब? कल रात को मंत्रीपुर में एक बच्चा गायब हो गया। तो शिकायत करने आया या खबर देने आया? शिकायत तो बच्चे के माँ बाप करेंगे ना, हम तो खाली इतना बता रहे हैं कि बच्चे के गायब होने के पीछे रूहानी ताकत का हाथ बताया जा रहा है। क्या रूहानी फुहानी लगा रखा है बे? कल रात यहाँ मंत्रीपुर गांव में आसमानी पत्थरों की बारिश हुई है। लालू, होश में बात कर। साहब, एक बच्चा है आदि रजक। साहब, ये आदि अपनी माँ विमला और बाप महेश रजक के साथ यहाँ मंत्रीपुर आया हुआ था। ये लोग विमला के भाई सुमेर कनौजिया घर में ठहरे हुए हैं। ये विमला और महेश कुंभरगढ़ के हैं। कल रात को जब आसमानी पत्थर की बारिश हुई, उसके बाद ये बच्चा आदि गायब हो गया, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। माँ बाप हमारे पास क्यों नहीं आए? रो रो के तो हालत खराब है उनका। ये गांव वाले तो किसी तांत्रिक और बाबा के पास से भी हो आए हैं। ये आसमानी पत्थर क्या है? साहब, वैसे खाली नाम है, डेंजरस है। हम तो खुद नहीं देखे हैं, मगर ये जो निरंजन वर्मा है वो अपने घर में जमा करके रखे हैं, उन्हीं के घर पे बरसे थे। पत्थर गरम है। बाबा, एक घर से आदि नाम का बच्चा गायब हो गया, वो भी पथराव के तुरंत बाद। इसका क्या मतलब है? हमने सुना तो है कि आसमानी पत्थर गिरते तो है जब कोई तारा या धूमकेतु टूटता है तब, पर ऐसे आसमानी पत्थरों का गिरना और बच्चे का गायब होना, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। कल रात फोन आया था साहब, हिना का। कहां से फोन आया था? नंबर क्या है? दीजिए। कह रही थी साहब कि वो सही सलामत है, हम उसकी फिक्र ना करें। लेकिन उसने अपना ठिकाना क्यों नहीं बताया आपको? पता नहीं साहब, हमने तो पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। हम और हिना की अम्मी पूरी तरह हिले हुए थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है साहब। हिना, हिना,
कहाँ से बोल रही बेटा तू? हम बिल्कुल ठीक है अब्बू, आप खुदा के लिए हमारी फिक्र ना करें। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करे तेरी? तेरे को मालूम है तेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर? और तू ऐसे कैसे गायब हो सकती है बेटा? अब्बू, आप अम्मी से कहना कि यहाँ सब कुछ जैसे सेटल हो जाएगा ना वैसे घर आ जाए। है ना? है ना? हमारी हिना जिंदा है। ये एक बनाई हुई बकवास और बेतुकी सी कहानी है। साहब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हमारी खुद की बेटी हमें छोड़ के चली गई, फिर उसके मरने की खबर आई, और अब हम दोनों जीते जी मर रहे हैं और आपको यकीन ही नहीं हो रहा है। आप फोन पे नंबर देख चुके हैं। कल्पना साहब, इस नंबर पर लगातार कोशिश करते रहो, पूरी डिटेल्स निकलो इस नंबर की। मुझे लगता है बरकत और आबिदा कुछ ज्यादा ही चालाक गेम खेल रहे हैं, या फिर बहुत ही बचकाना और बेवकूफी भरा। साहब यही है विमला और महेश। आप लोगों का बच्चा गायब हुआ? जी, आदि नाम है उसका। तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? वो हमारे साले और उनकी पत्नी अनीता उनको गांव में खोजने गए हैं साहब। गांव वालों से बात कर रहे हैं। उनके आने के बाद हम लोग आने ही वाले थे। खोजने गए मतलब किसी बाबा बाबा से सलाह करने गए? वो लोग आ गए साहब। नमस्ते साहब। ये आसमानी पत्थरों की बारिश, बच्चे का गायब होना, तुम्हारा कंप्लेंट ना लिखवाना, क्या चल क्या रहा है ये? साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बाबा जी से मिलने के बाद आप ही के पास आने वाले थे, सरपंच जी को साथ में लेते हुए। आप लोग बच्चे की फोटो दीजिए। हमारा मोबाइल लेके आइए। आप कुंभलगढ़ से? जी साहब, कल ही आए हैं सुमेर के घर। क्या हुआ उर्मिला? वरुण पता नहीं क्यों पर हमें लग रहा है आदि के गायब होने का उन आसमानी पत्थरों की बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस चीज़ से ताल्लुक है? उर्मिला, तुम कुछ जानती हो क्या? हमें बस लग रहा है वरुण, हमें लग रहा है किसी ने जानबूझकर आदि को अगवा कर लिया है। पर आदि को कौन अगवा करेगा और क्यों? हमें नहीं मालूम वरुण, हमें कुछ नहीं मालूम। सर ये कल रात ही हुआ, एक टीम बच्चे को खोज रही है। और कल रात ही हिना ने भी अपने माँ बाप को कॉल किया। सर ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और ये आसमानी पत्थरों की बारिश? सर कहीं ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। कल्पना, भले ही ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, पर एक बात है, ये मंत्रीपुर अपने आप में हमसे नजरें छुपा रहा है। कुछ तो ऐसा चल रहा है इस गांव में जो हमसे छुपा है, भले ही वो हिना के केस से जुड़ा ना हो। मंगल जी, हमारी तलाश जारी है, पर हम अभी तक आपकी बेटी नीलम को ढूंढ नहीं पाए। पर साहब, हमारी बेटी नीलम ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसे ही बिना बताए घर छोड़कर चली जाए किसी के साथ। पर गई तो है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने में, भरोसा कीजिए। हेलो, अबिता, हमको लगता है हमने हिना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने में कुछ जल्दबाजी कर दी और फिर उसकी लाश को भी पहचान लिया। अब तो पुलिस हम पे ही शक करेगी ना। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे जो हुआ गर्मा गर्मी में हो गया यार, वो सब छोड़ो। तुम आराम से हमारे माँ बाप के घर रहो। बहुत जल्द हमारी जमानत होगी और हम अपना घर फिर बसाएंगे। तुम्हारे बिना बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। तो हमारा क्या हाल होता? जरा सोचो, हम और बबली मिलकर अपने बच्चे के सपने देख रहे थे साहब। वो हमसे ये बात छुपाएगी ये तो मैं मान ही नहीं सकता, और वो अपना बच्चा खुद गिराएगी ये तो हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता नहीं चला है कि बबली ने खुद बच्चा गिराया है या फिर धोखे में रखकर उसका बच्चा गिराया गया, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बबली अपने बच्चे को दुनिया में लाए, और ना ही ये चाहता था कि बबली दुनिया में रहे।
कौन है वो सर? बबली की दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जो ऐसा कर सकता है, जिसका हिंसा का इतिहास रहा है। आप कह रहे हैं हमने बबली को मरवाया है? बबली जान थी हमारी सर, और हम खुद ही अपनी जान ले लेंगे। इतना भद्दा इल्जाम मत लगाइए आप हम पर सर। दवाइयों से बच्चा गिराया गया। गुलाल खेड़ा और सिवरिया में कितनी दवाइयों की दुकान होंगी? कोई 5-6? सबको खंगालो। लेकिन मैडम दवाई तो बिना पर्ची की ली गई होगी, ऐसे में मेडिकल वाले सामने से थोड़ी ना बोलेंगे। क्या हुआ होगा क्या नहीं, ये बात की बात है। पहले सारे मेडिकल वालों को खंगालो। क्या पता बबली खुद गई हो दवाई खरीदने। लड़की काफी जिद्दी थी। बबली हमारी भाभी थी, वो हमारे प्रेम भैया की जिंदगी थी। अरे हिम्मत है किसी की, कोई हमारी बबली भाभी को मारने की सोचे भी? तो फिर किसने किया? क्या तुम तीनों शामिल थे बबली के मर्डर में? किसके इशारे पर किया? अपने प्रेम भाई के, या फिर माजरा कुछ और ही है? हम प्रेम भाई के साथ सालों से हैं। जब प्रेम भाई अंदर हुए तो प्रेम भाई ने हम ही से कहा था कि बबली भाभी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा ख्याल रखा तुम लोगों ने? हमें भनक तक नहीं थी साहब कि बबली भाभी की जान को खतरा है। सीधे सीधे बताओ, प्रेम के अंदर जाने का कौन इंतजार कर रहा था? किसने बबली का बच्चा गिराया? बबली की जान किसने ली? अगर हम लोग को पता होता तो टिकट नहीं कटवा देते उस साले का। 14 सितंबर की रात को बबली का कत्ल हुआ। 14 सितंबर के दिन वो कहाँ थी? 13 सितंबर को कहाँ थी? 12 सितंबर को कहाँ थी? प्रेम के घर सेवरिया में या अपने माँ बाप के घर गुलाल खेड़ा में? साहब हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जब प्रेम भैया अंदर हुए तो राजकुमार बबली भाभी को उनके पापा के घर सिवरिया छोड़ाया था रहने। प्रेम के बाप जयकुमार का कहना है कि बबली अपने बाप रघु के साथ अपने घर लौट गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। बबली के बाप का कहना है कि बबली कत्ल से 2 हफ्ते पहले प्रेम के घर वापस लौट गई थी। कौन झूठ बोल रहा है? हमें नहीं मालूम साहब कब बबली भाभी अपने माँ बाप के घर गई और कब प्रेम भाई के घर वापस लौट आई। हम तो प्रेम भैया के बाकी कामों में लगे हुए थे साहब। हमने हमारी घरवाली से और बहू मीना दोनों से पूछा कि बबली पेट से थी या नहीं। हद कर रहे हैं आप। अगर हमको मालूम होता बबली पेट से थी तो हम ये बात आपसे काहे छुपाते और फिर उसके माँ बाप को नहीं बताते का? कुसुम एक बार मीना से पूछ लो। पूछ लिया जी, मीना को भी बबली ने कुछ नहीं बताया था। बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। काफी हंगामा किया था बबली के बाप रघुनाथ ने और चाचा सुरेश पांडे ने हमारे घर आकर, जब उन्हें पता चला कि प्रेम जेल में है और बबली हमारे यहाँ। और हम नहीं चाहते थे कि बबली को उनके साथ भेजें। क्यों? क्योंकि अगर बबली को जाने देते तो पता नहीं प्रेम हमारे साथ क्या करती। ये वर्दी पहनकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि प्रेम एक गुंडा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तुम्हें? वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन मोम होता है, ढाला जा सकता है। किसी क्रिमिनल पर इतना हाथ साफ नहीं किया साहब जितना प्रेम पर की है बचपन में। शादी भी करा दी उसकी, ये सोच करके कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधरेगा। पर मीना से उसे कभी नहीं पटी और फिर बबली आई। तब हमें लगा साहब कि हमने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब कर दी। और ये प्रेम बबली से भी ऊब गया। नहीं सर, ऊबने का तो सवाल ही नहीं है सर। हम दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। हमने सारे काम गलत करे जिंदगी में, लेकिन एक ही काम सही करे, वो है बबली से प्यार। और इसी प्यार से हमें हिम्मत मिल रही थी कि हम सही रास्ते पर आ जाए। आ जाओ, वेलकम। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा सजा दो, अपना समझकर। हाँ, अपना ही समझो। राजकुमार भैया, आप वाकई हमारी तरफ से है ना? हमारे पापा की तरफ से तो नहीं हो जाएंगे? हट पगली, इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमें भी शक करो। अरे ये कुछ नहीं करेगा। प्रेम भैया 3-4 फायर कर देंगे हवा में, बहुत मन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो बबली, हम ऐसे बने नहीं सकते। अगर हम घास खाएंगे तो शेर कैसे कहलाएंगे? शेर पसीना बहाने से होता है और तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। आज के बाद ना तुम किसी को धमकाओगे, ना किसी की टांगे तोड़ोगे, और हाँ, बंदूक को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। देखो बबली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इस प्यार को ना हमारे काम के बीच में मत लाओ। तुम हमसे हमारी पहचान छीन रही हो। आज से तुम हमारी पहचान हो, और हम नहीं चाहते कि कोई हमें गुंडे की पत्नी कहे और कल हमारे बच्चे को गुंडे का बच्चा। अरे किसी की औकात, और जो हमें गुंडा कहते हैं ना, वो खुद हमारे पीछे थर-थर कांपते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं वही सामने बोले, डर कर नहीं, प्यार से, इज्जत से। रातों रात कौन बदलता है सर? चांद भी 15 दिन लेता है। और अगर बदल भी जाते तो हम क्या करते? कोई और काम तो हमें आता नहीं है।
हम बबली से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके प्यार के कारण हम बदले। बड़ी मारपीट वाले काम तो हमने छोड़ ही दिए थे, लेकिन साला ये एक काम पूरा काम तमाम कर गया सर। प्रेम भाई हमारे पापा ना अपना जमीन 50-50 कर गए, हमारे भाई मुकेश और हमारे बीच में। हाँ, और मुकेश की जमीन हाईवे से लगी हुई है और सोने की खदान है, और तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा भी नहीं करता। आपको तो सब पता है? हम अपना जमीन उसको दे देंगे और थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे। आप हमको हाईवे वाला जमीन दिलवा दो ना। तो बहुत कुछ किया हमारे लिए। वो जमीन तुम्हारी होगी, ज़बान है हमारी। प्रेम भैया, ये हम दोनों भाइयों के आपस का मामला है, कृपया आप बीच में ना पड़े। मुकेश राजकुमार तुमसे ज़्यादा हमारा भाई है। आप हमारी ज़मीन हड़प लेना चाहते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। जितनी ज़मीन हम तुमसे ले रहे हैं ना, उससे थोड़ी ज़्यादा ज़मीन राजकुमार के हिस्से में से तुमको दे देंगे। प्रेम भाई, हम दोनों भाइयों को बराबर के हिस्से की ज़मीन मिली, और अब अगर हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ गई तो उसकी नीयत बिगड़ गई। आप और आपकी ये बंदूक के दम पर हमारी ज़मीन हमसे हड़प लेना चाहता है। अगर ये बंदूक चल गई ना यहाँ, ठीक यहाँ, तो ना तुम रहोगे ना फसाद रहेगा। अपने भाई को ज़मीन दे रहे हो, खुशी खुशी दे दो, दुआ भी मिलेगी और जिंदा भी रह जाओगे। अब चलो चल के दस्तखत कर दो। वो क्या है ना, हम राजकुमार को ज़बान दे चुके हैं, लेकिन मुकेश समझा नहीं। वो पुलिस के पास गया और हम जेल चले गए, और हमारे जेल जाने के बाद बबली का कत्ल हो गया। और अब आप कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। सुला दिया यार तूने। तेरी प्रेम कहानी में बहुत दर्द है। ऐसा है 2 टके के गुंडे, बचपन से लेके अब तक तेरा गलत पुलिस वाले से पाला पड़ा है। सीधे सीधे बोल, बबली का मर्डर तूने अपने चेले चपाटों से करवाया या फिर पेशेवरों से? पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर हम गुनहगार साबित हो गए ना, तो वादा कीजिए हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हम खुद को उड़ा देंगे। और अगर कोई और गुनहगार साबित हुआ ना, तो भी आप हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हमें साफ चुकता कर देंगे। वादा करता हूं तुझसे, बबली का जो भी गुनहगार है बचेगा नहीं। हम गर्भपात की दवाई रखते ही नहीं हैं, तो बेचेंगे कैसे? सेवरिया में भी तीनों दुकानदारों ने यही जवाब दिया। यहाँ गुलाल खेड़ा में तुम्हारे अलावा हामिद भाई की एक दुकान है, उन्होंने भी वही बोला जो तुमने बोला। सभी के सभी मिलकर किसे छुपा रहे हो भाई? हमें धंधा करना है, आत्महत्या नहीं। और ये छुपा उपा कर पुलिस और प्रेम से पंगा काहे को मोल ले? दोनों गाँव में सबको पता है कि प्रेम ने ही बबली को भगाया था। अब चाहे बबली खुद या उसके घर वाले, या फिर प्रेम या उसके घर वाले, दोनों में से कोई भी दवाई लेने आता तो 2 और 2 4 होने में कितनी देर लगती? तो इसका मतलब इन दोनों गांव के बाहर के किसी दुकान से खरीदी गई होंगी। हो सकता है, पता कर ले। लड़की जो मारी गई है बबली पांडे, वो आती थी आपके यहाँ पे सामान लेने के लिए दुकान में, या आसपास कोई और दुकान में? वो प्रेम यादव जी के घर से कब वो कोनो दुकान पे नहीं आया है। वो कभी कदार उनका पत्नी मीना जी आती थी बस। और बबली पांडे उनका घर रहने कब है हमको तो ये नहीं पता। बबली के घर वालों का कहना है कि वो बबली को यहाँ से ले गए थे, लेकिन उसके कत्ल से ठीक 2 हफ्ते पहले वो यहाँ लौट आई थी। ये बात तो पूरा सेवरिया को पता है। बात जो है ना, वो पंचायत तक गया था कि बबली गुलाल खेड़ा वापस जाएगी कि यहाँ रहेगी सेवरिया में। सर, हम तो बार बार पंचों से कहते रहे कि हम बबली को नहीं भेज सकते। आप पूछ लीजिए सरपंच धर्मेंद्र जी से। रघुनाथ जी, प्रेम ने बबली से ब्याह किया है, ऐसा प्रेम ने हमें बताया है, और बबली को यहाँ हिफाजत से रखने के लिए कहा है। इसलिए जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आ जाता, हम बबली को आपके साथ नहीं भेज सकते। जब तक प्रेम रिहा नहीं हो जाता, तब तक हम राह देखते बैठेंगे। चाचू, पापा, हम यहाँ ठीक है, हम वापस नहीं आना चाहते। और प्रेम यहाँ हो या जेल में, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है। अच्छा, पति पत्नी हो, मतलब तुम पत्नी हो, वो प्रेम यादव तुम्हारा पति है, तो फिर ये कौन है और हम कौन है? बेटा, हम कुछ नहीं लगता तुमरे। शांति से हमारी बात सुनो। इस वक्त हमारे साथ चलो, हम पूरे समाज के सामने तुमरा और प्रेम का रीति रिवाज से ब्याह कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस वक्त इस बात को समझो, इस घर में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। चलो बेटा, बात मानो, हमारी माँ और चाची राह देख रहे। चलो। बबली कहीं नहीं जाएगी जब तक प्रेम बाहर नहीं आ जाता। अरे कैसे बाप हो आप जय कुमार जी? घर में बहू के होते हुए आपने अपने अय्याज बेटे की एक रखी हुई औरत को यहाँ पर
आप दुनिया के पहले पापा होंगे जिसने अपनी ही बेटी को किसी की रखी हुई औरत कहा होगा। पत्नी है हम प्रेम के, हमारी शादी हुई है। कौन मानेगा इसी शादी को? कोई था उस शादी में? आप थे? भाई साहब, बबली खुद नहीं जाना चाहती आपके साथ। सुनाया कि बबली उनके साथ उनके घर जाएगी। सर, हमने पंचायत के फैसले का विरोध किया क्योंकि हमें डर था कि वो लोग बबली के साथ कुछ गलत कर देंगे। तब जाकर पंचायत ने रघुनाथ और सुरेश से लिखित में आश्वासन लिया कि वो लोग बबली पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साहब, लिखित में आश्वासन दे तो दिया बबली के चाचा और बाप ने, लेकिन अपनी बात से मुकर गए। उन्हीं ने बबली को मारा है सर। जय कुमार, एक तो किसी भी माँ बाप से ऐसा आश्वासन लिखित में लेना अपने आप में सवाल खड़े करने जैसा है। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है लिखित में आश्वासन देने के बाद वो लोग ऐसा जुर्म करेंगे? तो क्या हम जो बबली को वापस भेजना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ बोलेंगे कि बबली हमारे यहाँ वापस आई नहीं? हम क्या बबली के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेंगे सर? वो तो मौके की नजाकत थी साहब, जो ऐसा आश्वासन लिखवा करके लिया। वैसे हमने पूरे सेवरिया गांव में पता लगवाया तो किसी ने भी बबली पांडे को लौटते हुए नहीं देखा। पर यह भी सच है, जब वो जय कुमार के घर में थी तब भी किसी ने नहीं देखा था उसको, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है, जय कुमार यादव या रघुनाथ पांडे? क्या पता साहब, बबली पांडे एक गुंडे के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई तो इससे उसके माँ बाप की बेइज्जती तो हुई होगी साहब। लेकिन सच कहूं तो यादव परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तमाचा तो साहब दोनों ही परिवारों के मुंह पर पड़ा है और इस सब की जड़ बबली पांडे थी। अब कौन किसके ऊपर पलटवार कर गया कुछ बोल नहीं सकते साहब। सर, आज चौथा दिन है। भवानी पोस्ट के जंगल चप्पा चप्पा छाना गया। वन विभाग के लोग भी लगे पड़े, पर कटा हुआ सर अभी तक नहीं मिला है सर। कोई और सुराग, कोई हथियार वगैरह जो शायद कत्ल में इस्तेमाल किया गया हो? जी नहीं सर। अब तक हमें ना बबली का कटा हुआ सर मिला था और ना ही इस केस से जुड़ा एक भी सुराग। बबली से जुड़ा हर कोई शक के दायरे में था, पर किसी एक के खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक सनसनीखेज प्रेम कहानी अपनी पटरी से क्यों उतरी, इस पर हम कोई मजबूत उंगली नहीं रख पाए थे। फिर हाथ लगे बबली के फोन रिकॉर्ड्स और एक अहम जानकारी। तब जाकर लगने लगा कि शायद अब हम इस हत्या की सच्चाई के करीब आने लगे हैं। सर, 29 अगस्त 2016 से 13 सितंबर 2016 तक, यानी कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ठीक एक दिन पहले तक बबली की सेल फोन लोकेशन सेवरिया थी। अब ऐसा लग रहा है कि जय कुमार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इतने दिन तक बबली जय कुमार के घर पर थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जय कुमार और उसकी फैमिली को पता ना हो कि बबली प्रेग्नेंट है। मैडम, शायद ये मीना ने अपने सास ससुर का साथ दिया हो। और अगर देखा जाए तो ये प्रेम और बबली के रिश्ते से सबसे ज्यादा दर्द तो प्रेम की पत्नी मीना को हुआ होगा ना, और उसे अपना खुद का बच्चा था नहीं अब तक। मीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ लगा है क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, पर सोचिए ना, फोन रिकॉर्ड्स तो कहते कि बबली सेवरिया में ही थी, मतलब प्रेम के बाप के घर ही होगी। और हो सकता है कि ये प्रेम का बाप जय कुमार और उसकी पत्नी ने कोई साजिश रची हो, और हो सकता है कि मीना भी उसका हिस्सा हो। मीना को क्यों उठा के ले गई पुलिस? मीना क्या की है? पता चला है पुलिस के हाथ में सबूत है कि कत्ल के 2 हफ्ता पहले बबली ना सेवरिया में ही थी। साले, तुम संदेश, पवन और आकाश कर क्या रहे थे? तुम में से किसी को नहीं पता कि बबली के साथ ये हुआ, उसके पहले वो कहां थी। ये साले सब पता है लेकिन हमको नहीं बता रहे हो। ऐसा तो नहीं खुद ही कोई कांड कर दियो? ऐसा मत बोलो प्रेम भाई, हम तो खुद आपका मदद किए हैं बबली को भगाने में, उसके संगे घर बसाने में। तो एक एहसान और करो, साला पता लगाओ ये कांड किसने किया है, फिर वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये साजिश है साहब। बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की आंखों में कब तक धूल झोंकता रहेगा जय कुमार? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर रहा है साहब। पुलिस वाले सिर्फ सबूतों पर भरोसा करते हैं, और बबली के फोन रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहे हैं कि कत्ल के 2 हफ्ते पहले से वो सेवरिया में थी। ये रघुनाथ पांडे की चाल है सर। वो लिखित आश्वासन की आड़ में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। माना कि बबली सेवरिया में थी, तो सेवरिया में सिर्फ हमारे तो घर नहीं है साहब। एक साल जब बबली सेवरिया में रह रही थी, कहां थी? आप लोगों ने राजकुमार से बात की? राजकुमार रघुनाथ पांडे का रिश्तेदार है साहब। ये राजकुमार जो है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है।
बबली का भाई लगता है। कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर उसका भी इस साजिश में हाथ हो। हाँ सर, राजकुमार पहले भी हमारी पीठ में छुरा भोग चुका है। रघुनाथ पांडे, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप एक टांग पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे बबली को वापस अपने घर लाने के लिए। इतना सारा ड्रामा किया पंचायत वगैरह, और आखिरकार बबली को अपने घर ले भी आए। फिर बबली को इतनी आसानी से वापस कैसे जाने दिया? आसानी से सिर्फ इज्जत जाती है साहब। जब बबली प्रेम के साथ भागी थी ना, सिर्फ एक फोन कर दिया था हमको कि हम जा रहे हैं प्रेम के साथ। आप नहीं समझेंगे साहब, एक ऐसे बाप की मजबूरी जिसकी बबली जैसी जिद्दी बेटी हो, फिर से जिद पकड़ बैठी। जाना है सेवरिया, फिर से हमें हार माननी पड़ी। बबली के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बबली के सेवरिया वापस लौटने के बाद भी आपकी और बबली की बातें होती रही। बाप है ना हम साहब। बबली चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें तो दिन रात चिंता लगी रहती थी उसकी। ये कैसे मुमकिन है रघुनाथ पांडे कि बबली ने एक बार भी आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो पेट से? काश पता थी साहब, तो हम उसे बड़े प्यार से रखते, अपने मैके में आराम से रहती, सब कुछ भुलाकर उसे लाड प्यार से रखते हम। लेकिन हमारी बेटी अपनी जिद में कितनी बड़ी गलती कर बैठी साहब। हमारा बेकारे में टिकट काटा जा रहा है साहब। तेरी हरकतें कुछ ऐसी है राजकुमार, दोनों तरफ से बजने वाले ढोल के जैसा। तू शुरू से ही अपने इस प्रेम भाई के इशारों पर नाचता है, अब मौत के इस तांडव में किसके इशारे पर नाचा है? ऐसा कुछ नहीं साहब, हम सिर्फ प्रेम भाई की मदद की तो बबली के संगे घर बसाने में बस। या फिर बबली के घर वालों की मदद की बबली को मारने के लिए, या प्रेम के परिवार वालों की मदद की, या अपने प्रेम भाई के कहने पर तूने बबली को मार डाला? राजकुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बबली के ऊपर दिल भी ला गया था और तूने ही को कांड कर दिया? दूर की ही सही, लेकिन बबली हमारी बहन लगती थी। अब कुछ तो रिश्तों का लिहाज रखो साहब। रिश्ते? मीना पत्नी लगती है प्रेम की, और जय कुमार बाप लगता है प्रेम का, और वो मुकेश तेरा सगा भाई लगता है। कौन से रिश्ते की किसने कदर की है बे? अरे हम लिख के दे सकते हैं, ये गुंडा प्रेम यादव यही बबली का सर कटवाया है, और वो हमारा मूर्ख भाई राजकुमार प्रेम यादव का पिट्ठू पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। लेकिन मुकेश भाई, 29 अगस्त को बबली सेवरिया लौटी थी कि नहीं? और अगर लौटी थी तो कहाँ रुकी थी? जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा। किनसे? वही जिसका हक बबली ने मारा है, प्रेम यादव की कानूनी पत्नी मीना। चुपती थी बबली तुम्हें, है ना? हमने बबली से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द नहीं। तुम्हारे सास ससुर ने बबली को धोखे से कोई दवाई खिलाई थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हुआ? किया भी हो तो हमें नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था। 29 अगस्त से 13 सितंबर तक बबली सेवरिया में तुम्हारे घर पर थी, ये तो पता होगा? हमको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम कि बबली घर पर थी या नहीं? उसका कत्ल जंगल में हुआ या फिर घर पर ही? उसके सर को कहाँ ठिकाने लगाया गया? हम आपको बता चुके हैं। बबली सामने होती तब भी वो हमारे लिए ना के बराबरी थी, और हम उसके लिए। हम दरअसल सभी के लिए ना के बराबरी थे और है। क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो? क्या तुम इस कत्ल का हिस्सा हो? बबली कत्ल का हिस्सा थी। किसके कत्ल में? अपने बच्चे के? हमारे पति के साथ मिलकर हिस्सा लिया। सुनो, खाना बना दो और डब्बे में भर दो, 2 लोगों का खाना। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग नहीं, सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और कुछ मीठा भी बना देना। दूसरे दिन हमें पता चला प्रेम ने वो खाना अपने और बबली के लिए बनवाया था हमसे। उस दिन से प्रेम लगभग पूरा वक्त बबली के साथ ही गुजारते थे। क्या झूठ बोलेगी? सर, बबली के घाव से पहले मीना घायल थी। मीना और उसके पति प्रेम के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे, ऐसा सुना है। तो वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोलेगी, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मीना झूठ नहीं बोल रही है तो मतलब प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं, क्या वो सही है कि बबली अपने पिता के घर गुलाल खेड़ा से कभी सेवरिया वापस आई नहीं? सर, गुलाल खेड़ा में बबली के कॉलेज के फ्रेंड्स, उसकी माँ, चाची, सबसे हर तरह से घुमा घुमा कर पूछा। सबका कहना एक ही है कि
बबली कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ही अपने माँ बाप के घर में नहीं थी। ये तो बड़ी अजीब बात है, न वो मायके में थी न ससुराल में, पर उसके फोन रिकॉर्ड्स की लोकेशन तो सिवरिया में ही है। सेवरिया में शायद कोई अफेयर हुआ हो। वैसे भी प्रेम के अनुसार बबली प्रेम के पीछे पड़ी हुई कि प्रेम अपने सारे गलत धंधे छोड़ दे, लेकिन प्रेम ने छोड़े नहीं पूरी तरह से। तो शायद बबली ने कोई अफेयर कर लिया हो और उसे लगा हो कि अब बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए खुद उसने बच्चा गिरा दिया हो। सर मैंने एक और एंगल टटोला, मुकेश चतुर्वेदी वाला, जिसकी जमीन ये प्रेम यादव छीनने चला था। शायद उसने कोई बदला लिया, लेकिन उसमें भी एक घर गिराने वाला एंगल कुछ फिट नहीं बैठ रहा। सर, ये अबॉर्शन वाला एंगल तो बबली और प्रेम के परिवार से ही फिट बैठता है। बबली के माँ बाप ने बच्चा इसलिए गिरा दिया होगा क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना चाहते थे, या फिर प्रेम के माँ बाप ने प्रेम के कहने पर, क्योंकि शायद प्रेम को लगा हो कि ये बच्चा उसका नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि बबली ने जेल में जाकर प्रेम से ये कह दिया हो कि वो एक मुजरिम के बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, और गुस्से में आके प्रेम ने बबली का कत्ल करवा दिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे गुलालखेड़ा में, सेवरिया में, यहाँ चौरागंज में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे बबली ने प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट किया हो, या जिसने बबली को या बबली से जुड़े किसी को भी गर्भपात की गोली की पर्ची लिख के दी हो, या फिर कम से कम गोली का नाम बताया। इस केस में कील ठोकने वाला सबूत भी अपने साथ एक अजीब किस्म के किरदार को लेकर आया, जिसने इस केस को और उलझन में धकेल दिया। काफी जद्दोजहद के बाद यह खबर हासिरपुर शहर से आई। देखो कमल जी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना पुलिस के पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। वो सीधा आपका दवाई का स्टॉक लिस्ट मांगेगी, और आपने बिना रसीद के कितनी दवाइयाँ बेची हैं गर्भपात की, सब उगलवाएगी। हलक में उंगली डालकर सब निकलवाएगी पुलिस, समझ रहे हैं? जो था बता तो दिया। आई थी एक औरत हमारे पास 1 सितंबर को। नहीं साहब, ये नहीं थी। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं थी। वो आपके खबीर ने ये सारी फोटो मुझे दिखाई थी पहले। उस औरत ने अपना नाम बताया था तुम्हें? उस डॉक्टर की पर्ची दिखाई और दवा लेके चली गई। वो पर्ची रखी है संभाल के? कौन से डॉक्टर ने लिखी थी? डॉक्टर की पर्ची तो नहीं थी, कागज पे लिखा हुआ था। और तूने उससे दवाई दे दी अबॉर्शन की? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं होगी, कसम से। हमें उस औरत का हुलिया बताना होगा, इतना तो कर लेगा ना? मेडिकल स्टोर का मालिक कमल हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। कमल का बताया हुआ हुलिया उसके खुद के मुताबिक उस औरत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो गर्भपात की दवाई खरीदने आई थी। पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि वो औरत जरूर बबली की कोई करीबी थी जो शायद इसमें इन्वॉल्व थी। हमने हर संदिग्ध पर बारीकी से नजर रखी, उसके हर छोटे से छोटे रिश्ते को भी खंगाला। ये 10 स्केचेस हैं, इनमें से कोई एक भी एक्यूरेट हो ऐसा लग नहीं रहा है। अबॉर्शन की दवाइयाँ लेने के लिए कोई दूसरी औरत गई थी, बबली खुद नहीं गई थी। यानी पूरे चांसेस हैं कि बबली की मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराने की साजिश रची गई होगी। शायद कोई इर्द गिर्द की होगी जो सामने नहीं आई हो अब तक। बिल्कुल सही। दोनों परिवार, खुद प्रेम, ये राजकुमार का भाई मुकेश, किसने किसका साथ दिया ये कुछ भी क्लियर नहीं है। इनकी फैमिली में जितनी भी औरतें हैं जिनसे हम नहीं मिले अभी तक, जिसे हासिरपुर भेजकर उसके जरिए अबॉर्शन की दवाई मंगवाई गई, ढूंढ निकालो उसको। ठीक से देख कमल, वही है? हाँ, ये वही है। मैडम, केस की पूछ हाथ लग गई है। औरत का नाम प्रिया चौहान है। ये जगन चौहान की जोरू है। और ये जगन चौहान कौन है? ये जगन चौहान रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे के किराने की दुकान में काम करता है। वो जगन ही था जिसने बबली और प्रेम की लव स्टोरी का भांडा फोड़ा था, और बबली की लाश की जानकारी सुरेश और रघु तक पहुंचाने का उस सारे नाटक का सूत्रधार भी यही जगन था। जगन की बीवी प्रिया को दवाई लेने भेजा गया। अब 2 और 2 का गणित है मैडम।
पानी में मिला के दवाई पिलाई थी बबली को? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। हम बस दवा लेने गए थे दुकान पर। हासिलपुर सिर्फ ये दवाई लेने गई थी अकेले? हमारे पति जगन हमें वहाँ ले गए थे। वो बोले कि ये दवाई ले आ और हम ले आए। इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। जगन ने तुम्हें बताया नहीं ये दवा क्या है, किसके लिए है? जी नहीं। वो एकदम सच बतिया रही है और हम भी एकदम सच सच कह रहे हैं साहब। हमको भी नहीं मालूम था कि वो दवाई काहे के लिए मंगवाया गया है। बबली को मानने में हमारा कोनो हाथ नहीं है साहब। साहब हम तो बस अपने मालिक की वफादारी निभा रहे थे साहब, और कुछ नहीं साहब। बबली की सरकटी लाश को तुरंत पहचानना। ये भी तेरे मालिकों की साजिश का हिस्सा था और दवाई लेने भी उन्होंने भेजा। सुनो जगन, ये जो दवाई लिखी है पर्ची में, इसे लाना है। जी भैया। और सुनो, यहाँ के किसी मेडिकल से मत लेना। तुम कल हासिरपुर चले जाना, वहाँ के मेडिकल स्टोर से लेना, और तुम कल छुट्टी ले लो। जी भैया। और एक बात जगन, तुम खुद दुकान पर मत जाना। खुद नहीं जाएंगे तो कैसे लाएंगे? अरे अपनी जोरू को आगे कर देना। तुम वहाँ के दुकान के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आना। साहब हमको तो सुरेश भाई और रघुनाथ भाई जैसा बोले हम वैसा ही किए साहब। वो तो जब बबली का बच्चा गिरा तब हमको समझ में आया कि दवाई काहे के लिए था। बबली वापस सेवरिया गई नहीं थी? नहीं साहब। जगन ने सब कुछ उगल दिया है। आप दोनों के पतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खूब पिटाई होगी दोनों की। बबली सिवरिया गई ही नहीं थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बबली का अबॉर्शन कराया गया हो और आप दोनों को पता ना हो। क्या आप दोनों भी शामिल थी बबली का बच्चा गिराने में, उसका कत्ल करने में? हाँ शांति जी, बबली आपकी कोख से पैदा हुई बेटी थी। बेटी थी तो घर की इज्जत भी थी। भावरी हो गई थी हमारी बबली, कुछ सुन नहीं रही थी। इसलिए आप हमें यहाँ वापस लाए हैं। आपको क्या लगता है आप दोबारा से हमारी शादी करा देंगे जबरदस्ती? ऐसा कभी नहीं होगा पापा। बबली, एगो गलती हो गई तुमसे और हम माफ कर दिए। अब अपना जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। बबली बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग ना तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे और एक अच्छे घर की लड़की की तरह तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन ये प्रेम गुंडा को ना तुम भूल जाओ। और वैसे भी हो तो जेल में सड़ रहा है ना, पता नहीं कब तक सड़ेगा। बहुत जल्दी छूटने वाले हैं प्रेम जमानत पर। जमानत पे छूटने के बाद किसी ना किसी का मर्डर करेगा और इस बार वो जेल जाएगा ना तो सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हम प्रेम से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है हमारी। हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। और आप सबको बता दे, हमारे पेट में प्रेम का बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा। तुम दोनों को ना यहाँ कोई धोखे से गोली दी जाएगी और ना ही सर काटा जाएगा। लेकिन यकीन करो, दर्द दबा होगा जब तबीयत से कुटाई होगी। काश ये कुटाई आप उस प्रेम यादव की तब करते जब वो हमारी बेटी को बहका रहा था, तो ना हमारी बबली फंसती और ना ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती। हम लोग क्या करते साहब, जब हमारे घर की बच्ची बड़ी बेशर्मी से एक गुंडे के साथ भाग जाती है, 1 साल के बाद वो अपने पेट में लेकर आती है और आंख में आंख मिलाकर बात करती है। साहब हमने जो कुछ भी किया सही किया। बड़े पापा, ये गोली आती है, हमने इंटरनेट पर ढूंढा है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन काम कर जाएगी। गांव के मेडिकल में शायद से ना मिले, शहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा सुनो देवेन बेटा, एक और जरूरी काम करना है। क्या पापा? तुम अपनी बबली दीदी के पास जाओगे और बातचीत करते हुए बबली दीदी का ध्यान बटा लेना और उसका मोबाइल ले लेना और वो मोबाइल हमको ला कर दो। समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा तो फोन को सेवरिया भेजा गया और वहां से बबली के फोन से कॉल्स भी किए गए और बबली गुलालखेड़ा में थी, आप ही के घर पे। बबली को दोबारा उस गांव में भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था साहब। वो प्रेम यादव और उसके परिवार का मनहूस साया बबली पर दोबारा ना पड़े, यही प्लानिंग थी हमारी। और कोनो रास्ता नहीं है शांति। इतनी बड़ी गलती का इलाज ये छोटी सी गोली है, इसे खाने में मिला कर दे दो। ये सारी मीठी मीठी बातें सब नाटक था ना? मार डाला हमारे बच्चे को, मार डाला।
बेटा हमारी बात सुन। हाथ मत लगाना। अरे लेकिन वो मंदिर में हुई शादी कोई शादी नहीं थी। अरे जी हम मानते हैं ना उस शादी को, लेकिन दुनिया नहीं मानती। तो बाहर में जाए दुनिया। बबली बेटा, तुमको इसी दुनिया में रहना है बेटा, और हम सबको इस दुनिया को मुंह दिखाना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की वजह से सबका मुंह काला हो जाता, और फिर वो बच्चा क्या कहलाता? एक गुंडे का कहलाता। तो आप सब क्या हो चाचा? हाँ? क्या हो आप सब? दुनिया के सबसे बड़े गुंडे तो आप हो। हत्यारे हो, हत्यारे। हमारे बच्चे को मार डाला। बबली, मेरी बात सुनो बेटी। मत कहो मैं बेटी। अब जैसा धोखेबाज और छोटा आदमी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। प्रेम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। दुनिया में आप जैसा बाप और ऐसा घटिया। बबली की हत्या का मुकदमा चलेगा। प्रेम यादव पर रघुनाथ के भाई सुरेश की हत्या और रघुनाथ की हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा। घर की बेटी अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के के साथ रिश्ता जोड़े तो कोई भी परिवार बौखला जाएगा, गुस्सा होगा, घर में तनाव होगा, दुनिया उथल पुथल होगी। लेकिन अगर उससे निपटने के लिए जुर्म का सहारा लिया जाए तो वो हर सूरत में गलत है, बर्बादी को न्योता है। कोई भी सुधार बदले की भावना से नहीं लाया जा सकता। प्रेम कहानियों में अक्सर प्रेमियों के परिवारों में उधम मच जाता है, पर बतौर उपाय किसी की जिंदगी में उधम मचाना कभी सही हल नहीं हो सकता। इन जज्बातों के तूफान में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत होती है कि इंसान एक कदम पीछे जाए और ठंडे दिमाग से सोचे कि सही कदम क्या होना चाहिए। जैसे कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज करना सही कदम है, जैसे कि सामने वाले को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना भी सही कदम साबित हो सकता है। पर अगर सभी अपनी मर्जी के मालिक बनकर अपनी ही मनमानी और अपनी ही जिद को सबसे आगे रखें तो जाहिर है अंत अनचाहा हो सकता है, भयंकर हो सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए केस। जौनपुर की एक टीम मुश्ताक की पहली बीवी कौसर और उसके बेटे यूसुफ और अफजल से सवालात करने के लिए निकली। दूसरी टीम बनारस में एक्टिव की गई, हसीना उर्फ हर्षा गुप्ता के पहले पति अभिषेक सिंह तक पहुंचने के लिए। कौसर? नहीं साहब, कौसर आफरीन के कत्ल के पीछे कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमारे लिए भी अभी तक इस केस में किसी पर भी यकीन करना मुश्किल रहा है, आप पर भी। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बेटी मेरी मारी गई है, सगी बेटी, सौतेली नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हसीना को छोड़कर कौसर के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कौसर का बस नाम सुना है, ना मैं उसे जानती हूँ ना ही उसे कभी मिली हूँ। अभिषेक सिंह को जानती हो? मिली हो या मिली हुई हो? अब मेरा पहला पति कहाँ से आधमका इन सब में? उसी तरह से आधमका जिस तरह से आफरीन का हत्यारा तुम्हारे दरवाजे पे आधमका था। मेरा अभिषेक सिंह से अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन रिश्ता खत्म भी तो नहीं किया था तुमने, अधूरा छोड़ के भाग गई थी। सुना अभिषेक तुम्हारी काफी वक्त तक तलाश में था, रिश्ता तो था ना? वो रिश्ता नहीं, नरक था। रोज शराब पीकर मेरा भुर्ता बनाता था, भागती नहीं तो और क्या करती। और आप उस सालों पुरानी बात को इस कत्ल से जोड़ रहे हैं, अजीब है। हसीना, क्या ये अजीब नहीं है कि आफरीन के कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा एंड टाइम पे ऑफ हो गया? इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? एक और चीज अजीब है, कातिल को कैसे पता चला कि आफरीन ही दरवाजा खोलेगी? क्या आफरीन का दरवाजा खोलना एक इत्तेफाक था या उसे दरवाजा खोलने के लिए भेजा गया? तुमने भेजा। बस हो गया मैडम, हक गई हूं मैं। वही सवाल, वही शक, वही बेहुदा इल्जाम। मैं बस अपने जफर के साथ अब अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए, खास करके मुश्ताक तो बिल्कुल नहीं। मैं बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहती हूँ। भदोई छोड़कर तुम तब तक कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक कि आफरीन का असली हत्यारा लॉकअप के अंदर नहीं होता। लुबना का है आफरीन की असली माँ। हाँ, असली या नकली नहीं होती, जो पालती है वो माँ होती है। और मुझे नहीं पता कि लुबना कहाँ है। कौसर की तरह ना ही मैं उसे जानती हूँ ना ही उससे मिली हूँ। 6 साल पहले आखिरी बार लुबना से फोन पर बात हुई थी, तब वो कानपुर में थी। लुबना का कोई रिश्तेदार यहाँ है बदोही में? जी नहीं साहब, पर आप गलत लोगों पर शक कर रहे हैं साहब। लुबना आफरीन को आखिर क्यों मारेगी? उसने उसे अपने पेट से जना है और कौसर तो यहाँ है ही नहीं। आप अपनी पहली 2 बीवियों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं और आफरीन के कत्ल का इल्जाम सिर्फ हसीना पर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि कातिल कौन है। ये आदमी कौन है? ये तस्वीर देखकर तो इसकी अम्मी भी नहीं पहचान सकती कि है कौन। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कोई भी है उसे परवेज और हसीना ने ही भेजा होगा।
इब्राहिम के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा आपने लगवाया था? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? हसीना पर नजर रखवाने के लिए। नजर उस पर रखी जाती है जिस पर शक हो। परवेज और हसीना का चक्कर चल रहा है, इसका मुझे पूरा यकीन है। यकीन तो आपको इस बात का भी है कि कौसर आफरीन का कत्ल नहीं करवा सकती। हालांकि जब आपने जौनपुर वाला घर बेचा था, कौसर ने आपको धमकी दी थी आपको बर्बाद करने की, आपकी किसी चीज को छीनने की। फिर भी आपकी उंगली कौसर की तरफ नहीं उठ रही। माजरा क्या मुश्ताक मियां? कौसर सैयद। जी मैडम, कौन सा पान खाएंगी आप बताइए? नहीं, पान वान रहने दे। ये बता, सुपारी कैसे दी तूने अपने तलाकशुदा शौहर की बच्ची आफरीन का कत्ल करने के लिए? कैसी मनहूस खबर सुना रही हैं आप? आफरीन बिटिया नहीं रही? तेरे घर में ताला लगा है, तेरे दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रही है हमारे सामने। मैडम, दोनों जवान लड़के हैं, गए होंगे किसी काम से। अब बताकर थोड़ी जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और रही बात आफरीन की, तो आफरीन मेरे तलाकशुदा शौहर की बच्ची थी, लेकिन उसे मार कर भला मुझे या मेरे बच्चों को क्या फायदा होगा? सर, कौसर को क्वेश्चनिंग के लिए लाए हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। हिस्ट्री शीटर हैं दोनों। चोरी और लूट के मामले में जेल भी काट चुके हैं। इस कौसर को जरा गर्मी दो रजनी। मुश्ताक बड़ी पैरवी कर रहा है इसकी। क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला है। ये बच्ची आफरीन मुश्ताक और इसकी बीवियों के बीच शायद किसी मसले में बलि का बकरा बनी। हम आफरीन के असली मां लुबना को ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कौसर का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। सर, बनारस पुलिस ने अभिषेक सिंह को धर लिया। गुड। कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि मुश्ताक के मुताबिक उसकी आखिरी बार जब लुबना से बात हुई थी अब वो कानपुर में थी। ये पक्का कोई घरेलू मसला है। जय आप। हर्षा हसीना बन गई भदोही में। वाह, रे को शादी भी कर ली। क्या बात है। 6 साल पहले पागलों की तरह ढूंढा था हर्षा को मैंने, मतलब हसीना को। और ढूंढने के बाद क्या खुद गया था भदोही उसे मारने, और गलती में या गुस्से से बच्ची को मार डाला? या तेरे आदमी ने यह कांड किया? जब वो भागी थी ना, तब पता चलता कहाँ तो जरूर उसे ढूंढ के लेकर आता, पर तो मुझे मिली ही नहीं। ये हर्षा हसीना बन गई, उसकी सौतेली बेटी थी, खुद का दूसरा बच्चा है आज। ये सब तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ। और कोई 8 साल की बच्ची पर क्या दुश्मनी निकालेगा? और कोई ऐसे किसी को कैसे मार सकता गलती से? मार तो सकता है अभिषेक, नफरत बहुत कमीनी चीज होती है वैसे। और तेरे पास तो मकसद भी था कत्ल करने का। तेरी बीवी तुझे धोखा देकर भागी थी। हाँ, लेकिन उस धोखेबाज को सबक सिखाने के चक्कर में मैं अपनी और अपनी दूसरी बीवी की जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊंगा साहब? 2 साल पहले दूसरी शादी की है, मैं क्यों अपना बसा बसाया घोंसला जलाऊंगा? तेरी मर्दानगी को ठेस लगी थी, बदला चाहिए था तुझे। बिल्कुल ठेस लगी थी, जरूर लगी थी, लेकिन हर्षा हाथ नहीं लगी साहब। मैं बहुत छोटा आदमी। हाँ, मैं दारू पीता हूँ तब मुझे होश नहीं रहता, लेकिन जब वो हर्षा भागी और जो ठेस लगी उसमें ये सब भी मेरा छूट गया। तो मैं वैसे ही बहुत कम पीता हूँ, तो क्या मिल जाता मुझे उसे मार के? ये दोनों टैबलेट्स रात को सोने से पहले, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। और हाँ, शायद तुम्हें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी नींद के लिए। ट्राई टू बी रिलैक्स, ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके। ये चिंता, डिप्रेशन, नींद का ना आना, इसकी जड़ वो प्रॉब्लम, वो इशू है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उस प्रॉब्लम को अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखने से बेहतर है उसे अपनी जुबान पर लाओ। तुम समझ रहे हो ना? जी सर, समझते। अगर समझते हो तो बात करो। तुम अपनी माँ से बात करो, किसी और से बात करो। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा दिल करे। मुश्ताक मेरे बचाव में बोल रहा है। जरूर कोई चाल होगी इसमें, ताकि आप लोग मुझ पर और शक करने लगे। बर्बाद करने की धमकी तो तुमने उसे दी थी, कुछ छीन लेने की धमकी। कोई सर से छत छीन ले तो उसके लिए मुंह से गाली गलौज और धमकी ही निकलेगी ना। मुश्ताक का बुरा चाहा था मैंने, लेकिन उस बेचारी आफरीन का नहीं। मैडम, हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना कि वो मुश्ताक। धंधा करता है इत्र का, लेकिन है एक नंबरी बदबूदार। बताऊं क्या किया उसने मेरे साथ? सच है तो बता। अगर झूठ साबित हुआ तो मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर साबित होंगी कौसर। मैडम, मेरे लिए तो सबसे बुरी खबर वो लालची मुश्ताक ही था। मेरे अब्बू का खून चूस लिया दहेज के लिए उसने, वो भी अचानक से शादी के 4 साल बाद, 2 बच्चे हो जाने के बाद। तंग आकर मैंने इसी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाई और बंद करवा दिया उसे। दहेज मांगने के चार्ज पर? हाँ हाँ बिल्कुल।
आप देखिए ना अपने खातों में, मेरे पास आज भी पर्ची है उस शिकायत की जो मैंने दर्ज कराई थी। तब साले ने मुझे जेल मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा कि सहम गया होगा, अफसोस मना रहा होगा, लेकिन कमीनापन तो देखो जरा। तलाक तलाक तलाक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर केस किया, मुझे जेल भिजवाया। अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। टूटकर बिखर चुकी थी मैं। अफजल और यूसुफ भी बहुत छोटे छोटे थे और मुश्ताक ने मुआवजे में भी कुछ नहीं दिया। ऊपर से घर पर इतना बड़ा ताला लगाकर गायब हो गया। फिर क्या था, ठान ली थी छोड़ूंगी नहीं मैं। उसी के घर के सामने पान की दुकान डाल ली, उस पर नजर रखने के लिए कि कब वापस लौटता है भगोड़ा। और देखो, जन्म जला 4 साल बाद वापस लौटा भी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लुबना है। आपकी तारीफ? शरीफों से तारीफ नहीं पूछा करते। इस घर में क्या कर रही है? मेरे शौहर का घर है, उनके साथ रहने आई हूँ। सवाल करने वाली आप कौन होती हैं? तेरा आने वाला कल हूँ मैं, ठीक से चेहरा देख ले। ये क्या कह रही हैं आप? कौन है लुबना? तो मुश्ताक मियाँ हमको छोड़कर एक और निकाह कराए, लेकिन अपनी इस लुबना बेगम को बताया कि नहीं तुमने कि इस शहर में एक नहीं 2-2 बच्चे हैं तुम्हारे, जिनकी परवरिश के लिए तुमने इतने सालों में एक दमड़ी तक नहीं दी। मुझे तो भूल ही जाओ। लुबना अंदर जाओ, आफरीन रो रही है। अरे रुको लुबना बेगम, अपने इस बादशाह की काली करतूतों के बारे में तो सुनकर जाओ। आफरीन तो क्या, तुम खुद भी फूट फूट कर रोने लगोगी। ये क्या कह रही है जी? लुबना तुम अंदर जाओ, जाओ। चल साले, दफा हो यहाँ से, वरना लात मार कर बाहर निकालूंगा। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और रहे तेरे बेटों से। वो लुबना के साथ मजे मारता रहा और फिर जब दिल भर गया, खुशबू खत्म हो गई, तो इत्र की खाली शीशी की तरह बनारसी पान बना दे। मुफ्त में तो दूंगी नहीं, और तुम्हारी और मेरी कोई रिश्तेदारी अब रही नहीं। ये ले। यूसुफ और अफजल कैसे हैं? वाह, आज इतने सालों बाद मेरे बच्चों की खैरियत पूछ रहे हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या हुआ, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? लुबना के अम्मी अब्बू ने भी दहेज देने से इनकार कर दिया क्या? घर से निकाल दिया खुद गर्ज को मैंने। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मुश्किल से 2 साल की है आफरीन, लुबना कहाँ लेके उसे मारी मारी घूमेगी? छोड़ दिया ना मेरी तरह उसे भी। आफरीन को मैंने रख लिया है, अब मैं पालूंगा उसे। तुम यूसुफ और अफजल को लेकर मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से निकाह करेंगे, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे कौसर। सालों की बदले की आग मानो पल भर में बुझ गई मैडम। इसीलिए यूसुफ और अफजल को लेकर मुश्ताक के पास वापस चली गई, सारे गिले शिकवे माफ करके। फिर से निकाह कर लिया मुश्ताक से मैंने। और आफरीन? आफरीन को पूरे 2 साल तक अम्मी बनकर पाला है मैंने। मेरे तो जैसे जिगर का टुकड़ा थी वो। फिर क्या, कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो गई। साला इस मर्द जात को हर जगह मुंह मारने की और मनमानी करने की बीमारी में छूट और फितरत दोनों है। जब चाहा निकाह कर लिया, जब चाहा तलाक बोल दिया, और एक बार फिर मुझे मुश्ताक ने तलाक दे दिया। लेकिन इस बार मैं भी डटी रही, चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में। कहा कि घर नहीं छोड़ूंगी, तू निकल जा। तो फिर मुश्ताक आफरीन को लेकर चला गया। फिर घर कब बेचा? वो तो अभी 4 महीने पहले की बात है। घर बेच दिया बिना बताए, चोरी छुपे। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं मेरी मर्जी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे 2-2 बच्चों की अम्मी हूं मैं वो हूं जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए, और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूँ, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अम्मी, अब्बू ने एडवांस भी ले लिया और अपना घर ना उस राशिद खान को बेच दिया है। फिर से निकाह करके खुद तो भदोई में अपना नया घर बसा लिया और हमारा घर छीन रहा है। नहीं छीन पाएगा। आप ही बताइए मैडम, आफरीन को मार के मुश्ताक का घर मेरे नाम हो जाता? नहीं ना,
तो मैं क्यों मरवाऊंगी आफरीन को? भड़ास निकालने के लिए, हसीना और मुश्ताक को फंसाने के लिए। भड़ास तो थी और निकालनी भी थी, लेकिन मुश्ताक पर। और अगर किसी को भेजना ही था मुझे तो फिर मुश्ताक को मरवाती ना, आफरीन को क्यों? ये यूसुफ है या अफजल? यूसुफ और अफजल आफरीन के भाई थे मैडम। सौतेले, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तुम्हारे दोनों बेटे चोर हैं कौसर। बाप का थप्पड़ नहीं पड़ा ना मैडम, इसीलिए। और बाप जब दोबारा से जिंदगी में आया भी तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये बात यकीन से जरूर कह सकती हूँ मैडम कि मेरे दोनों बेटे बिगड़े ब जरूर हैं, लेकिन मुश्ताक की तरह कमीने नहीं है। लुबना? बहुत जलील कर कर निकाला लुबना को मुश्ताक ने। लेकिन कोई अपने पेट से जनी हुई बेटी को कैसे मार सकता है? ना जी ना, मेरे हिसाब से तो ये किया धरा मुश्ताक का ही है, या फिर जो अभी है उसके साथ। हसीना? हाँ हसीना। मैडम मुझे लगता है कि हसीना मुझसे और लुबना दोनों से ज्यादा चालाक है, और इसीलिए शायद मुश्ताक उसको तलाक नहीं दे पा रहा होगा, और तभी ये नाटक कर रहा है हमदर्दी लेने के लिए। मैडम मुश्ताक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो तो झाड़ फूक भी करता है। झाड़ फूक? और मैं? सीधे सीधे पूछता हूँ, झाड़ फूक करते हैं नहीं करते? बेचते हो ना ताबीज? मैं सिर्फ इत्र बेचता हूँ साहब, और शौकिया ध्यान लगाता हूँ। शौकिया ध्यान? ये क्या होता है? लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते हैं, मैं ध्यान लगाकर उनका हल ढूंढता हूँ। गर्दन दिखाओ। ये ले, अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बांध देना। यहाँ बुखार उतर जाएगा और कोई भी शैतानी ताकत तेरे घर आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये कोई काला जादू नहीं है साहब, बस दुआ है लोगों की मदद के लिए, उनकी बरकत के लिए। तुम्हारा ये क्या मुराकबा जो भी है, ध्यान लगाओ और बताओ कि आफरीन का कत्ल किसने किया? मैंने आपको बताया तो है, लेकिन आप सुनते ही नहीं। हसीना हसीना हसीना। सुन ली और मान भी ली तुम्हारी बात। अब जरा ये भी बता दो कि उस दोपहर को तुम्हारे घर पर ये जो नकाबपोश आया था, ये कौन है? अगर मेरी इतनी ताकत होती ना तो अपनी बच्ची आफरीन की मौत नहीं देख लेता, बचा नहीं लेता अपनी जान को। छोटा सा आदमी हो साहब, छोटे छोटे मसले जहन में आते हैं, जैसे पढ़ाई, बुखार वगैरह, इससे आगे कुछ नहीं। फिर एक छोटा सा मसला हल कर दो। इब्राहिम के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो ऐन उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल हुआ? क्या माजरा है? इब्राहिम से दुश्मनी तुम्हारी? क्या छुपा रहा है वो? इब्राहिम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हसीना ने ही जरूर इस आदमी को भेजा होगा। क्यों? तुम्हारी पहले 2 बीवियों को तुमसे क्या मिल गया? ऊटी कौड़ी नहीं, उल्टा तुमने उन दोनों को बेघर कर दिया। हसीना को तुम्हारी बच्ची को मारकर कौन सा खजाना मिलने वाला था? तो क्या मैंने मार दिया अपनी बच्ची को? सगे बाप ने बिना माँ के 2 साल पाला है उसे, जान थी वो मेरी। तो फिर यूसुफ और अफजल क्या थे मुश्ताक मियां? उन्हें तो कौसर ने मुझसे छीन लिया। उन्हें दूध पिलाकर नहीं, जहर पिलाकर बड़ा किया है डायन ने। और जादू और टोना टोटका तो उस हसीना ने किया है आप लोगों पर, जो आप उसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। मैंने हसीना से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बच्ची को माँ का प्यार दे सकूं। इसीलिए हसीना को गोलियां खिला खिलाकर उसे माँ बनने के हक से महरूम रख रहे थे। फिर उसकी तरफदारी, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मेरी बच्ची के कातिल को पकड़ना नहीं है, तो फिर ये दिखावा क्यों? मुझे भी चढ़ा दीजिए ना फांसी पर। वैसे भी आफरीन के साथ मेरी आधी जान तो निकल ही चुकी है। पर आधी जान तो बाकी है ना मुश्ताक। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा ये मुराकबा या ध्यान लगाए बिना अपने तजुर्बे से एक बात कह सकता हूँ, ये जो तुम्हारा इत्र है ना, इस इत्र में खुशबू नहीं है, बदबू है। सालों से यही मुराकबा कर रहा हूँ सरकार। ध्यान से देखिए, कोई जादू टोने वाली चीज दिखाई देती है आपको? ये तुम्हारा साइड बिजनेस कब से चल रहा है? किस किस्म के लोग आते हैं तुम्हारे पास? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब, बस जो लोग परेशान होते हैं मुझे खुद ढूंढ लेते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं करता। करवाते हो? करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ साहब? वो तो तुम बहुत जल्द बताओगे। पहले ये बताओ कि ये कौन है, और तुम जानते हो मुश्ताक? तुम जानते हो? सारे जिले के, बाहर के भी,
हर मुमकिन हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला गया जिस पर कभी कत्ल का चार्ज लगा हो, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। केस से जुड़े हर सस्पेक्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही। हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुश्ताक पर शक और गहरा होता जा रहा था, पर आफरीन के कत्ल का मकसद सामने नहीं आ रहा था। मैडम, अपनी लिस्ट के हर बंदे को, हर बंदी को अंदर बाहर खंगाला, लेकिन आफरीन को मारने के बाद किसका फायदा होने वाला था ये पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची ने कुछ देख लिया था या कुछ सुन लिया था जिससे किसी का नुकसान होता, खतरा होता, मतलब लफड़ा, अफेयर वगैरह? अशफाक, इस किस्म का खतरा तो सिर्फ हसीना को हो सकता है। भला मुश्ताक को अपनी ही सगी बेटी से क्या खतरा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसीना का अपने ही पड़ोसी इब्राहिम के साथ कुछ चल रहा हो? मुझे भी तगड़ा वाला डाउट है इस इब्राहिम पे। उसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया। बंदा कारपेंटर है, कोई उसकी खुद की दुकान नहीं है मैडम, बस वो वहाँ काम करता है। एक तरीके का दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए। ऐसे बंदे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा कुछ अजीब नहीं है? अशफाक, एक और चीज अजीब है कि ठीक कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। मैडम, 2 जोड़े हैं, मुश्ताक हसीना, इब्राहिम नाजिया, इनके बीच क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। कहीं शक के मारे तो नहीं इब्राहिम ने इतना खर्चा उठाकर अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाया? हो सकता है मैडम, खुन्नस मुश्ताक पे होगा, गहरा घाव देने के लिए आफरीन को मार दिया होगा, या फिर इब्राहिम हसीना को आफरीन ने साथ देख लिया होगा। क्या रहे हैं आप? यही कि जब मुश्ताक ने आपसे आफरीन को छीना तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। इससे आपका क्या ताल्लुक है? ये मेरे, मुश्ताक और आफरीन का निजी मामला है। अब ये मामला सिर्फ आपके और मुश्ताक के बीच में रह गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको वाकई नहीं पता आफरीन के बारे में? क्या? उसका कत्ल हो गया है। क्या? अल्लाह, मेरे बच्चे! कैसे हुआ? किसने किया? 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को। कहीं आपने तो नहीं भेजा था किसी को वहां पर? 6 साल हो गए। उस कमीने मुश्ताक ने मेरी बेटी से मुझे फोन पे भी बात तक नहीं करने दी। इतनी हैसियत नहीं है मेरी, कोर्ट कचहरी में केस करके लड़के अपनी बेटी को हासिल कर पाती। बस हर दिन उसके लिए दुआ करती थी और हर रात उसकी याद में रो रो के सो जाती थी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं मैंने तो? और 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मुश्ताक ने एक बार भी मुझे फोन करके बताया भी नहीं। अगर बोझ बन गई होती तो कह देता मुझसे, मैं खुद जाकर ले आती। उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? साहब, ये उसी ने किया है। कोई और औरत मिल गई होगी उसे और आफरीन की जिम्मेदारी से भागना चाहता होगा। तो कौसर की तरह लुबना भी मुश्ताक का ही नाम ले रही है। कौसर के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल, दोनों को जौनपुर पुलिस ने पकड़ा और खूब तोड़ा। सर, यूसुफ और अफजल को रात भर तोड़ा, लेकिन दोनों लड़के यही कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये भी अपने बाप मुश्ताक पर ही उंगली उठा रहे हैं। शायद कौसर ने अपने बेटों से नहीं बल्कि किसी और से ही काम करवाया हो। सर, कौसर के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए मैंने, सब कुछ क्लीन है सर। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। सर, मुश्ताक के दोनों एक्स बीवी हैं, लुबना और कौसर भी। मुश्ताक की करंट बीवी हसीना की तरह ही मुश्ताक का ही नाम ले रही है। हसीना ने आफरीन को भेजा दरवाजा खोलने के लिए और आफरीन मारी गई। अब सवाल यह है कि क्या टारगेट आफरीन थी या फिर टारगेट हसीना थी और आफरीन गलती से मारी गई? सर, अगर हम ये मान के भी चलें कि आफरीन गलती से मारी गई तो टारगेट हसीना थी, क्योंकि वो दरवाजे पर मिली नहीं, इसलिए कातिल ने हड़बड़ाहट में या फिर गुस्से में बच्ची को मार डाला। मुश्ताक को शक था कि हसीना और परवेज का चक्कर है, तो हो सकता है मुश्ताक ने किसी को भेजा हो हसीना को मारने के लिए, पर कातिल चूक गया और उसने गलती से आफरीन को मार दिया। सर, हाजिर रुमाल से चेहरा ढकने वाला शख्स ही इस राज पर से पर्दा उठा सकता है कि आफरीन को किसने और क्यों मार डाला। शाहिद को हम 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उसका ये डिप्रेशन या मायूसी और बढ़ने लगी तो हमें उसे हेवी डोज देने होंगे।